हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार में। आज मैं फिर से आपका सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में, पीछे में रेलवे ने पूछा है, उनके मैथ्स को लेकर के आया हूं कि कितने हम इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन बनाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2/4/2016 को पूछे गए हैं। मैं डेट लिख देता हूँ, 2/4/2016 तो ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इससे पीछे वाले जो भी वीडियोज हमने बताए हैं, आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको पीछे वाले पार्ट 1 के वीडियो, अदर चैप्टर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलते रहे। डेली के करंट अफेयर्स, डेली के जीके और मैथ्स चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट्स मैथ्स के साथ ही रीजनिंग के आपको मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है मतलब 90 डिग्रीज का एक एंगल है, समकोण त्रिभुज। उसमें ये कह रहा है कि जो बेस है, इसका जो बेस होगा, जो भी होगा वो नहीं दिया है, और उसका जो हाइट होगा, हाइट जो है बेस से 7 मीटर ज्यादा है, और उसका एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है। और अब कह रहा है कि ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? अगर ये x है तो ये x+7 है, मतलब ये जितना होगा उससे 7 मीटर ज्यादा होगा। तो अब इसमें हमें निकालना है कि बेस कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि 30 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ये, ठीक है, शीर्ष लंब, मतलब आधार गुने ऊंचाई। तो ये 7 है, ठीक है। अब सिंपल देखिए, आपको ये 2 यहां पे ले आइए, इसको 2 इधर आ जाएगा आराम से। तो 60 इक्वल टू क्या बच जाएगा? x इंटू x+7। अब देखिए 60 आपको ये सोल्व कर सकते हैं, ये फिर गुणनखंड के रूप में जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन के रूप में जाएगा, उससे आप यहीं पे सोल्व कीजिए। आप देखिए 60 को तोड़ना है इस फॉर्म में जिसमें एक 7+1 के फॉर्म में आया जो वैल्यू है। तो अगर हम 60 को तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, अगर 5 करते हैं इसको, आई 5+7 ले लिया ऐसे वैल्यू, तो देखिए 5 और 5 चूंकि एक सेम होना चाहिए, तो 5 ये ट्रिकी अप्रोच बता रहा हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से सीख पाएंगे। 5 और ये 12, तो 12×5 = 60। ये दोनों कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि x+7 भी होना चाहिए, तो 12 × 60। इसका मतलब x कितना है? 5। आंसर 5 जो है बेस है, आंसर। आपको इतना ही करना है, यहीं पे इसको लीनियर इक्वेशन में लेकर नहीं जाना है, गुणनखंड तोड़ना, रैखिक समीकरण में नहीं जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल ठीक होता है, बशर्ते आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन 100% बना सकते हैं। इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। रेलवे में आजकल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं सीबीटी, और 90 मिनट का समय होता है, तो समय इनफ होता है, ठीक होता है। अगर आप मैथ से 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और रीजनिंग भी 30 पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो बचता है 40 के आसपास जो जीके पूछा जाता है। जीके के लिए करंट अफेयर्स और जीके के जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं, या जो मॉडल सेट्स के जो जीके हैं, या जो इंपॉर्टेंट जीके हैं जो रेगुलर पूछे ही जाते हैं, उसकी डेली सीरीज अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक मिलेंगे आपको, उसको डेली आप पढ़ें, डेली याद करें, डेली सुने, जितना सुनेंगे आपको याद होगा। और आपकी रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम फर्दर होने वाली होगी, अगस्त सितंबर जब भी होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? उनका डिफरेंस है दोनों में 50 डिफरेंस है, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात है 7:2, 7:2। अनुपात चैप्टर भी कराया जा चुका है, आप चाहे तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो 7:2 रेशियो में संख्या है, उन दोनों का अनुपात जो है, दोनों का डिफरेंस जो है 50 है। अब पूछ रहा है इसमें, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्या जो भी होगा उसका गुणनफल ज्ञात करना। आप देखिए रेशियो में कितना का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 7 है और ये 2 है, 5 का डिफरेंस है 5, और संख्या में कितने का 50 का डिफरेंस, मतलब अंतर है। तो जब 5 = 50 तो 1 = 10, रेशियो 5 = 50, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, तो रेशियो 1 = क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो हम निकालते हैं 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, बस वही बात है, 10 हो जाएगा, कट गया 5 × 50। जब 1 का आ गया तो इस संख्या नहीं निकल जाएगा, इससे 10 गुना कीजिए 70 हो गया, और इधर से गुना कीजिए क्या हो 20 हो गया, और ये हो गया 70, तो 70 20, तो इसका दोनों का गुणनखंड पूछ रहा है, गुना पूछ रहा है, 7 दूना 1400 आंसर। ये आरआरबी में इस डेट में पूछा गया है, और सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इजी है, आप जितना प्रैक्टिस, हाँ आपको बहुत ज्यादा लेवल्स की बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम आप लैप्स में जितना आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उस सेट्स को बनाइए, और जितनी बार उसके बनाइए, दोबारा देखिए चैनल, दोबारा रिपीट करके देखिए तो आपको इजी लगेगा, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई जो है 7 मीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक लड़का है P और इसकी लंबाई है 5 मीटर, सॉरी मीटर नहीं 5 फीट है, चलिए ये तो क्वेश्चन है, कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 5 फीट है ना। एक लड़का P है, उसकी लंबाई 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी जो परछाई है, उस लड़के की लंबाई हो गया, ये तो लंबाई हो गया, अब परछाई जो है शैडो वो बन रहा है 7 फीट। लड़का 5 फीट का है तो परछाई बन रहा है 7 फीट का। तो वो एक स्कूल के बगल से गुजर रहा है, उसने देखा कि उस स्कूल की इमारत की परछाई अगर 42 फीट बन रही है, 42 फीट, ये क्या है, ये स्कूल का है, क्या स्कूल की परछाई, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब देखिए तो पूछा है तो स्कूल की ऊंचाई बताइए, स्कूल की ऊंचाई बताना है आपको। एक स्कूल की परछाई 42 फीट है, ठीक है, और तो इस ऊंचाई बताना है स्कूल क्या होगी, जबकि रेशियो दे रखा कि परछाई अगर 7 फीट बनता है तो बंदा कितने का होता है 5 फीट का, तो 42 है तो कितने, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 1/7 का मतलब 5, एक्चुअल में 7 फीट की परछाई है तो 5 फीट एक्चुअल है, तो ऐसे इसमें कितने 7 है, 6 बार। कैसे 42 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो ऐसे ऐसे कितने निकलेंगे, 6 टाइम निकल जाएंगे, 7 का ग्रुप, और हर एक 7 का मतलब 5 है, तो 6 बार 7 आ रहा है, 6 बार आ रहा है ना, एक 7 मतलब एक लेंथ मान लीजिए, एक लंबाई मान लीजिए, एक डंडा मान लीजिए कि ऐसे 7 फीट का एक डंडा है मान लीजिए, और उस 7 फीट का डंडा का एक्चुअल वैल्यू 5 है, तो 42 में कितने 7 फीट किया, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो 6 डंडे निकल के आए, और एक डंडे की लंबाई मान लीजिए 5 फीट है, तो 6 डंडे की 6 × 5 = 30, तो इससे इसको क्या करना है, इंटू कर देना है। तो एक्चुअल में स्कूल की ऊंचाई कितना हुआ, 30 हुआ, तब जाके 42 हो गया, 30 ऊंचाई है, परछाई 42 है, तो कितना आंसर हो गया 30 आंसर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें एक चीज बता रहा हूं, देखिए ये 5 फीट था तो इसकी परछाई कितनी थी 7 फीट, तो बस यहां पे लिखा हुआ है कि ये अगर 30 फीट है तो इसका ये था कितना 42 फीट, इसी रेशियो में बनाया गया है बस। अब देखिए अगर आपका संबंध नजर आ रहा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। 5 6 जा, देखिए जितना एक्चुअल वैल्यू है परछाई से परछाई देखिए, ये 6 जा हुआ तो 6 जा, 6 बार, 7 × 6 = 42, तो 5 × 6 = 30, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो आप जैसे बना लें, है ना, आप जैसे समझ में आए, परछाई 7 फीट है और स्कूल का 42 फीट, 6 गुना है उसका, तो इसका एक्चुअल भी तो 6 गुना ही होगा ना, जो वो है सो ही होगा, तो 6 × 5 = 30 आंसर, 30 स्कूल की ऊंचाई है। उसके अलावा
एक्चुअल देखिए, एक्चुअल ऊंचाई और इसका एक्चुअल हमें पता करना है, जबकि ये दे रखा है 7 और ये दे रखा है कितना 42। देखिए ये 6 का रेशियो दे रखा है, 6 का इंटू, इसमें 6 से इंटू कर दीजिए, आंसर 30। तो आप जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 90 मेज, मेज कितने हैं 90, इनका जो है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 90 मेज का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 90 मेज का किसके बराबर है, 60 मेज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 90 में जितना पैसा खरीद के लाता है, ठीक है, उतना 60 में बेचता है तो उसको पैसा प्राप्त हो जाता है। मतलब उतना जितना इन्वेस्ट किया उसने पैसा, जितना पूंजी लगाया, थोड़ा सा टाइम देकर समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आप बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा। मैथ्स कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। अगर आप बनाते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा, नहीं बनाएंगे तो टफ लगेगा। तो आप बनाना शुरू कीजिए, आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे मेरे एक एक वीडियो जा रहे हैं, आप उन्हीं से शुरू कीजिए, फिर आपको अलग से बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी से आसान लगेगा, मेरे तरीके, मेरे एक्सपीरियंस आपको काम आएंगे। तो आप 90 में जो है इसका आप देखिए कि इक्वल है 60 में इसके विक्रय मूल्य, मतलब 90 में खरीदने में मान लीजिए किसी ने 1000 रुपया खर्च किया, तो 60 में बेच के तो उसको पैसे आ गए, तो फायदा क्या हुआ। तो इसमें पूछ रहा है, फायदा क्या बताता हूं, इसमें पूछ रहा है कि तो लाभ प्रतिशत निकाला। तो पहले तो देखिए आप समझिए, फायदा हुआ है 40 में इसका फायदा हुआ है। अगर जितना पैसा लगाया 90 में उतना पैसा तो आ गया, तो 1000 रुपया मान लीजिए लगाया, तो 1000 ही तो पॉकेट में आया उसके, तो बचा गया उसके पास, तो 40 एक्स्ट्रा में जो बच गए, वही तो फायदा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ पूछा है, तो लाभ होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटा क्या, नीचे क्रय मूल्य। अब देखिए तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो लाभ क्या हुआ 40 में हुआ, इंटू 100, यहां तक तो आप आसानी से लिख दिए। नीचे में क्या डालिएगा, नीचे में 60 डलेगा। हमेशा गलती नहीं करना है, 90 भी आप करके काटिएगा तो आंसर जो भी आएगा वो ऑप्शन में रहता है एग्जाम में, तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये समझिए कि उसने 60 में ही खरीदे और 60 ही बेचे, इक्वल 40 उसको अलग से गिफ्ट मिला था उस मेज के साथ फ्री ऑफर में, वही उसका फायदा है। इसलिए आपको खरीदने का 60 ही लीजिए। अब देखिए 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक ना, कितना आ जाएगा, ठीक है 40 मेज नहीं, यहाँ पे 40 मेज नहीं, कितना मेज का है 30 मेज है ना, ये 90 और ये 60 है, तो यहाँ पर 30 मेज हो जाएगा, घटाने में गलती हुई है। 90 मेज और 60 मेज है, तो घटाया कितना 30 में जाएगा, जो फायदा होगा उसको 30 मेज का होगा, 30 मेज का, तो 30 लिखिए, ठीक है। तो 30 दूनी 60 और 2 से 50, तो क्या हो जाएगा 50% का फायदा होगा उसको, ठीक है। अब देखिए 60 में खरीद के लाया और 30 में उसको एक्स्ट्रा मिला है, ये 40 नहीं 30 में मिला है। मैं इसको एक बार फटाफट बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 90 लाया और 90 खरीद के लाया और 60 बेचा और उसको इक्वल फायदा हुआ, मतलब इक्वल मतलब जो 90 लाया और 60 बेचा तो उसका पूंजी निकल गया, जितना पैसा लगाया, तो उसको फायदा एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में उसको 30 में इसका फायदा हुआ। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य ये लेना है, ठीक है, ओके। 50% लाभ, ये हुआ आंसर। बस एग्जाम में ज्यादा नहीं डिटेल, मैं तो डिटेल समझाने के लिए तो लिख रहा हूं, आपको यही करना है फटाफट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, मे भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, गलती नहीं करना है, हमेशा नीचे क्रम रखना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम में खूब आते हैं। 2 अंकों की संख्या लिख देता हूं, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की क्या है 4 गुनी है। चलिए 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अपने अंकों के योग की
7 गुनी हो जाती है संख्या बताए। यदि कितना जोड़िएगा, यदि 27 जोड़ा जाए, यदि, तो क्या हो जाता है, तो अपने वो संख्या जो अभी है अपने अंकों के योग की कितनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों का योग जो है उस दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। जो संख्या है उसको अंक का योग कीजिएगा, ठीक है ना, तो अंक का योग करने पर दो अंक की संख्या अपने अंक के योग की 4 गुनी है। जो संख्या है उसका अंक के योग का 4 गुना करने पर वो संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो संख्या है 27 जोड़ा जाएगा तो अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो आपको हिंट्स दे रखा है, तो बताना है संख्या कौन सी है। अगर उस संख्या में 27 और जोड़ दिया जाए तो वो अपने अंकों के योग की 7 गुनी होती है। अभी 4 गुनी है, बाद में 7 गुनी हो जाती है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन क्या में खूब आते हैं। आप अंकों के, है ना, आप इसको 10x + y ये सब पे लोग सोल्व करते हैं, किया जा सकता है, इजी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना मैं बता रहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देखना है और ऑप्शन से ही ट्राई करना है। क्योंकि इसमें जितना आप टाइम लगाएंगे एक्स वाई में, ऑप्शन से उससे कम ही टाइम लगेगा। भले आप 2 या 3 ऑप्शन पिक कर ले, क्या पता पहला ऑप्शन ही आप पिक हो जाए। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन है 24, 36, 12 और 48। 4 ऑप्शन एग्जाम में अगर दिए हुए हैं, देखिए, तो कोई भी ऑप्शन पिक कीजिए, बी या सी कोई भी पिक कीजिए। चलिए मैं सी लेता हूं। ये ऑप्शन में मानता हूं कि इससे चेक करते हैं कि क्या दोनों संख्या के जोड़ने पर, और ये 12 है, अगर इसका दोनों का अंक का योग जोड़ने पर क्या ये 4 गुना है जोड़ करके, तो 2 1 3 और 3 चौका 12 है, 4 गुना है, 4 4 टाइम्स 2 1 3 हुआ और 3 गुने 4 क्या, तो 12 आ रहा है, मतलब सही है। पहला लाइन तो एकदम सही जा रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे पहले अगला लाइन भी उसको मेंटेन करे, अगला लाइन को फुलफिल करे वो, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि 27 इसमें जोड़िए, तो 27 जोड़ते हैं, 7 2 9 और 2 1 3, 39 आ गया। 27 जोड़ने पर क्या, वो जो है अपने अंकों के योग की 7 गुनी है, अपने अंकों का योग का 7 गुना। तो 2 1 3 आया था और 3 का 7 7 21 आ रहा था। दोनों मैच नहीं कर रहा है ना, ये नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कह रहा है कि अगर 27 संख्या में जोड़ देंगे तो अपने अंकों का योग का 7 गुना हो जाएगा, जो मैच नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन खत्म, इसको काट दिया। अब इसको देखते हैं, क्या इनके अंकों का योग का 4 गुना है, तो 6 3 9 और 9 चौका 36, एकदम परफेक्ट है। 6 3 कितना हुआ 9 और 9 में 4 गुना करते तो 36 आ रहा है, 60। तो ये पहला लाइन तो फॉलो कर जा रहा है ऐसे। दूसरा लाइन क्या है, उसमें 27 जोड़िए, और जो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 9 का जो भी जोड़ने पर 42 आना चाहिए, है ना, 9 7 63 आना चाहिए, ठीक है। अपने अंकों के जोड़ का 7 गुना हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए, ये है और ये आना चाहिए, है ना। हमें दो इसने दिया हुआ है कंडीशन कि पहला तो अंकों का योग का 4 गुना है, और अगर उसमें 27 होने पर अंकों के योग का 7 गुना हो जाएगा, तो संख्या तो यही है। उसमें 27 जो कि चेक करते हैं क्या ये सही संख्या है कि नहीं। 12 1 13 3 हाथ में 1 3 5 1 6 63। अब देखिए ये 63 ये 63 मैच कर जा रहा है बस, तो ये आंसर कितना आंसर है, आंसर है 36। 36 वही संख्या, आप देखिए समझिए, 36 वो संख्या है जिसके अंकों का जोड़, है ना, 36 वो संख्या है जिसके अंकों का जोड़ का 4 गुना है वो संख्या। देखिए 6 3 9 9 चौका 36 आ गया, और 36 में अगर आप 27 जोड़ते हैं तो 63 होता है, प्लस अंकों का जोड़ का वो 7 गुना होता है कि नहीं, तो 6 3 9 7 63 और 63 27 जोड़ने पर तो मैच कर गया। जब मैच कर गया तो हो गया खत्म। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है। P जो है, P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर से पहले घंटे में चलता है। इसका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसके बाद वो अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और अगले देखिए पहले घंटे में क्या चलता है वो 50 के स्पीड से, और अगले 2 घंटे कैसे चलता है
70 किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड दे रखा है कि पहले घंटे वो चलता है 50 के स्पीड से और अगले 2 घंटे 70 के स्पीड से। तो उसका एवरेज चाल बताना है, मतलब औसत चाल बताना है, औसत गति बताना है, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल का औसत चाल एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए समय कितना, 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में, इतना ही मान लीजिए। 2 घंटा चला 1 घंटा पहले तो 3 घंटा, तो समय तो हो गया नीचे 3। अच्छा चला कितना, तो 1 घंटा है 50, तो ये 50 चला प्लस नीचे 70 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70 1 घंटा, तो 2 घंटा में कितना 140 और 50 पहले। इसका मतलब क्या हो जाएगा 140 और 50 190, यही तो है। अब देखिए पहले 50 चला 1 घंटे में और आगे हर घंटे 70 चला, तो 7 दूनी 140, 70 70 140 प्लस 50, मतलब तीनों हमने जोड़ दिया यहाँ पे 50 प्लस 70 प्लस 70, और ये 3 घंटा का हिसाब हुआ तो 3 से भाग दे दिया। अब इसको देख लीजिए, तो 190 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 1 है ना, 63 पूर्णांक 1/3 आ गया 63.33। ये इसका क्या है, चाल है, ये इसका चाल आ गया किलोमीटर पर आवर। इस एवरेज चाल से वो चला है, 63.33 के एवरेज चाल से वो चला है। तो ये है, तो जब भी औसत चाल पूछे तो आप उसके लिए देख लीजिए एक्चुअल में समय क्या लगा है और दूरी कितनी चली है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो औसत चाल भी औसत दूरी समय, ठीक है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या है x393, इसका मतलब ये है कि ये नहीं पता है, ठीक है ना। एक संख्या में 4 अंकों की एक संख्या है x393, और इसको ये 11 से डिविजुअल है, विभाजित हो सकता है, 11 से विभाजित हो सकता है, होता है। तो ये बताना है कि ये क्या होगा, ये x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 11 से विभाजता का नियम है, डिविजिबिलिटी का जो रूल है, एक 11 से उस क्या है कि जो सम स्थान पे जो भी नंबर है और जो विषम स्थान पे है, दोनों का जोड़, मतलब सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंक का योग, दोनों का योग को अगर आप घटाते हैं तो या तो 0 या 11 आना चाहिए, ये है। तो अब देखिए 3 3 6, ये तो 6 होगा ये दोनों का जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे ये 9 है, तो 0 तो होगा नहीं ना कभी भी, क्योंकि 9 और इसको घटाना है 6 से, या 6 को इससे घटाइए 0 या 11। तो इसका मतलब हमें 9 में क्या जोड़ देंगे, तो उसमें 6 घटाते हैं, तो पहले 9 जो बच रहा है, देखिए इन दोनों का जोड़ हो गया, अब इस दोनों का जोड़ निकालना पड़ेगा, उसमें 6 घटा, तो पहले 6 हम घटा देते 3, तो 6 घटा 3 में हम कितना जोड़ेंगे, ये भी तो जोड़ चाहिए ना हमें, ताकि 11 हो जाए। तो क्या आ जाएगा 8, अगर 8 हम जोड़ेंगे प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसका मतलब जो संख्या है वो क्या है 8393, संख्या क्या आ जाएगा 8393। अब देखिए ये 3 3 6 और 8 9 17, और 17 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आएगा, जो 11 आने पर 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब जो x है वो 8 है, तो हम इस तरह निकालेंगे, ठीक है। बस इसका रूल याद रखना है, रूल है कि जो सम संख्याओं के जो संख्याएं हैं, सम संख्या के स्थान पे जो बैठे हुए हैं, है ना, सम संख्या के स्थान पर जैसे 2 4 6, और जो विषम संख्याओं के स्थान पे जो बैठे हुए हैं, उन संख्याओं का योग, जो विषम और सम वाले का योग घटाने पर 0 या 11 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन बताते हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और आपको इस तरह सोल्व करने हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग क्या है 13 है। 2 अंकों की संख्याओं में अंकों का योग 13 है, ठीक है। अच्छा, तो उसके साथ ही आगे कहा है उन अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है। अंकों को क्या कीजिएगा, आपस में
बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। देखिए दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याओं के अंकों का जोड़ 13 है। दो संख्या दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग क्या है, 13 है। अब उसमें करा अंकों का योग, संख्या एक ही है लेकिन दो अंकों की संख्या है। अब अंकों के को आपस में अगर बदल दिया जाए, उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो 27 कम हो जाता है। वो एक्चुअल जो वैल्यू है उस संख्या का, उससे 27 कम हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए ऐसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो ऑप्शन है उससे सोल्व करेंगे। हम 100 पे नहीं जाएंगे तो हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन है 85, 76, 67 और 58। हम कोई भी ऑप्शन उठाएंगे और चेक करेंगे। पहला लाइन चेक करेंगे। ये ऑप्शन लिया हमने, अंकों का योग 13 है तो 6 6 12 13, 6 7 13, ठीक है, तो 13। तो पहला लाइन तो ये सूट कर रहा है इसको, ठीक है ना, पहला सूट कर रहा है। दूसरा, अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 27 क्या कम हो जाता है, तो बदल के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 67 आ जाता है। इसका मतलब क्या, 67 76 से 27 कम है, नहीं है, कितना है, 9 ही कम है बस, है ना। जैसे ही नौ जुड़ी आती इतना आ जाएगा, तो 9 कम हो रहा है ना, केवल देखिए 76 में 9 ही कम हो रहा है ना। हमारा क्या कम, कितना कम होना चाहिए, 27 कम होना चाहिए। पहला तो फॉलो कर रहा है कि 13 है, सोच पा रहा है 13 अंकों का जोड़, लेकिन जैसे ही आप बदलेंगे तो ये कितना, एक्चुअल संख्या से 27 कम आना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये तो फॉलो नहीं किया दूसरा, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। हम कोई और लेते हैं, चलिए इसको देखते हैं। क्या अंकों का योग 13 है, 8 5 13 एकदम सही है, तो पहला तो लाइन फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं, इसको बदल के देखिए तो क्या हो जाएगा, 58। क्या है 58, 85 से 27 कम है, 58 में 27 जोड़ के देख लीजिए 85 आता है कि नहीं, है ना, 85। ये फॉलो कर रहा है, तो 58 जो आपको उलटने पे आ रहा है वो 27 कम है, 85 से 27 कम 58 आ रहा है उलटने पे, तो एक्चुअल में ये फॉलो कर रहा है। तो जब दूसरा लाइन भी फॉलो कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85। तो संख्या एक्चुअल में क्या है, 85 है, जो 13 है और पलटने पर 58 हो रहा है, 27 कम हो रहा है एक्चुअल में, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, ठीक है, 26 साल पुत्र से बड़ा है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 साल बड़ा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद, है ना, क्या है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्ष बाद हो जाएगी, कितना, 3 गुना। जितना उसका बेटा रहेगा उसका वो 3 गुना हो जाएगा पापा, है ना, 3x हो जाएगा, 3 गुना जितना होगा उसका 3। अब चलिए, अब इसमें पूछा है तो बताना है, तो पिता की आयु अभी का बताइए। अभी क्या है, 26 साल पिता बड़ा है, 3 साल बाद होगा, आज से 3 साल बाद अगर बेटा जितना साल का होगा उसका 3 गुना पापा होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पिता की उम्र क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताया हूं कि कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बनाने का। तो देखिए पिता की उम्र लिखा है 10 साल, उसके बाद 36 साल, उसके बाद 32 साल और उसके बाद 40 साल। अब देखिए ये पिता की उम्र है। देखिए पिता पुत्र से 26 साल बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं ना, तो 10 साल का पिता नहीं हो सकता, तो 26 साल बड़ा कैसे होगा, पिता ही 10 साल का होगा तो 26 साल बड़ा कैसे होगा। चलिए अब कोई हमें एक ऑप्शन लेते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। मान लीजिए 36 साल हम लेते हैं, कि मान लेते हैं पिता की उम्र 36 साल है, ठीक है, तो बेटा की उम्र कितना होगा। अब देखिए अगर हमने ये ऑप्शन लिया तो अगर 36 साल का पिता है तो 26 साल बड़ा है ना, बेटा 10 साल का होगा, बेटा 10 साल का होता है तो 26 साल बड़ा है, 36 साल का होगा पिता। कोई भी ऑप्शन ले लिया हमने, तो हमने इससे कैलकुलेट किया कि क्या ये आंसर सही है। हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उस लाइन के कंडीशंस को, जो क्वेश्चन का कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उस शर्त को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 साल पुत्र से बड़ा है पिता, तो 36 साल का अगर
पिता है तो बेटा कितने साल का होगा, 10 साल का होगा ना, तभी 36। चलिए अब अगला कंडीशन करा कि 3 साल बाद, तो 3 साल बेटा को बढ़ाइए तो पापा भी बढ़ेंगे। 3 गुना क्या होगा, 13 3 39, परफेक्ट। देखिए 3 साल बाद पापा 39 साल का और बेटा कितने साल का, 13 साल का, 3 गुना है कि नहीं, 13 3 39, तो करेक्ट, तो मतलब पिता अभी 36 साल का है। अब आप कहेंगे कि नहीं यही ऑप्शन आपको पता था इसलिए ले लिए, चलिए हम दूसरा लेके चेक करते हैं। चलिए मान लिया हमने ये ना लेकर के हमने कोई और ऑप्शन लिया था, तब क्या होता, हमने लिया 40 साल। चलिए कैसे चेक करेंगे, कोई भी ले लेंगे, लेकिन ये एक्स वाई से ज्यादा आसानी, हम तो समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है आपको, लेकिन आप एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं। 40 है और 26 साल बड़ा है, तो देखिए अगर पापा 40 है और 26 साल के बड़े हैं तो कितना बचा, तो 14 साल इधर बचा, 14 में 26 जोड़िया तो 40 नहीं हो जाएगा, तो 14 साल बेटा है। अब देखिए और करा 3 साल बढ़ाइए 17, और ये कितना 43, ठीक है, 3 साल ये बढ़ा 3 साल ये बढ़ा, क्यों होता है, तो ये तो गलत है कि 17 का 3 गुना होना चाहिए 43, 17 का 3 गुना तो 43 तो है नहीं, इसमें कह रहा है बेटे का जो उम्र है उसका 3 गुना बाप होगा, तो 17 का 3 गुना 43 तो हो नहीं रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब फिर दूसरा ऑप्शन नहीं गया, तो इसे 36 में क्या हो रहा है 36, अगर पिता है तो बेटा 10 साल का है, 13 साल का जब आ रहा है तो 39 हो रहा है, और देखिए 13 गुने 3 13 3 39, तो दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर। तो ये सब देखिए एग्जाम में ये कोई बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आप टाइम लगाते हैं इसे बनाने में, बना तो आप लेंगे लेकिन उसके लिए आपको अगर टाइम लगाते हैं तो वही तो टाइम नहीं बच रहा आपको, आप पूरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। एग्जाम जब होता है 100 क्वेश्चन है, आप अगर 60 65 70 तक जाके लौट आते हैं एग्जाम से तो कुछ नहीं होना। आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो लेना है, अटेम्प्ट ही नहीं, आपको क्वेश्चन बनाने हैं। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा तब तो आप टाइम से उतने क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, वरना आप लास्ट में सोचो 10 मिनट और होता, 5 मिनट और मिल जाता तो मैं ये कर लेता, जनरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सारे 30 क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट आप सोल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन। अगर ये 15 मिनट सोल्व कर लेते हैं तो सोचिए 1.5 घंटे के टाइम में आधा घंटा आप ले लीजिए, आधा घंटे मैथ सोल्व कर लेते हैं, और अगले आधा घंटे मान लीजिए आप रीजनिंग सोल्व करते हैं, फिर भी आपके लिए आधा घंटा समय बचता है, लगभग 3 चौका 12 है ना, आधा घंटा से ज्यादा ही बच रहा है, 1.5 घंटे का समय है ना, तो आधा घंटा आपका मैथ हो गया, आधा घंटा रीजनिंग हो गया, और आधा घंटा जो बच गया उसमें आप करेंट अफेयर्स और जीके, वो काफी आधा घंटे के लिए तो आपका इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप स्ट्रेटेजी चलिए कि आपको जो भी एग्जाम में, देखिए अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम सिलेबस है प्री का, एसएससी का और एनटीपीसी का, साथ साथ एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे ड्राइवर का या ग्रुप डी का या अदर कोई भी क्लर्क के एग्जाम्स का। तो देखिए मैं आरआरबी एनटीपीसी बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन कितना रहेगा 100 क्वेश्चन, और टाइम कितना रहेगा 90 मिनट। तो जो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए, एग्जाम में क्या करे कैसे करे ताकि टाइम से, तो इसके लिए अलग वीडियो मैं डालूंगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ सिंपली कि 100 क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इसका बाइफर्केशन देखिए क्वेश्चन का कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। अब देखिए इसमें मैथ है, इसमें रीजनिंग है, इसमें जीके है, और इसमें एक और है क्या, वो है करेंट अफेयर्स। तो मैथ के लगभग आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जी। अब देखिए और जीके के लगभग 30 क्वेश्चन या 30 के आसपास जो बच जाएंगे, सो लगभग ये है ना 10 कितना होती है 60 70 80 85, तो 15 क्वेश्चन ले लीजिए करंट अफेयर्स के। एक्चुअल में यही हिसाब है, 30 मैथ 30 जीके 15 जीके में ही आता है, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन हो जाता है जीके करंट अफेयर्स से, और 25 रीजनिंग। और आप 30 का 30 मैथ्स बनाते हैं, इसमें 30 की जगह 29 बनाते हैं, 28 बनाते हैं, अगर प्रैक्टिस खूब करें तो 30 बन जाएगा इसमें रेलवे का, है ना, एक भी नहीं छूटेगा। तो आपका ये तो सिक्योर हो गया मार्क्स। इतना मार्क्स अगर सिक्योर हो रहा है, और देखिए मैं जीके और सीओ में बाद में जाऊंगा, अगर आपका 30 सिक्योर हो रहा है, रीजनिंग आसान होता है तो आप पूरा सिक्योर कर सकते हैं। तो 4 30 20 50 55 50 नंबर के आसपास आपका सिक्योर हो रहा है, मैथ और रीजनिंग मिला के 50 नंबर, तो 50 नंबर से आपको यहाँ से आ रहा है। फिर अभी भी आपको कम से कम 20-25 नंबर कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, प्री क्वालिफाई करना चाहिए ना आपको, कम से कम आप कम से कम 70-75 तो लाएंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए, 70 मार्क्स कम से कम तो चाहिए। अलग अलग बोर्ड्स पे अलग अलग डिपेंड करता है कहाँ किस बोर्ड्स का कितना वैल्यू है।
कि कितना मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक एवरेज आप 70 लेके चलिए कि हमें उतना तो लाना है। तो अब देखिए 70 में तो आपको 50 तो आप गेन कर लिए, 30 और चाहिए। अब 30 और चाहिए तो 50 55 यहाँ से है। तो देखिए इसमें अगर आप जीके में मेहनत करेंगे, जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ जीके का, वो क्रीम है एकदम, आप उसको पढ़ेंगे तो काफी आपका स्कोर हो जाएगा। तो लगभग इससे आप 20 तो कम से कम स्कोर कर ही लेंगे, है ना। और 5 से 10 इसमें स्कोर कीजिए तो आपका लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। लगभग 65-70 का प्री का। मेंस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगा, मेंस को आपको अच्छा करना पड़ेगा स्कोर, है ना। इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा जीके में। अगर ये पूरा भी कर लेते हैं जीके में आपको 30 में 25, 26, 27 करने ही पड़ेंगे, करंट अफेयर्स 10, तब जाके आपका कवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रेटजी क्वेश्चन वीडियो में डालूंगा अभी हाल में, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। गुड बाय।